9 का 1.5 का पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो सिंपल है इसका तरीका। टोटल हमें पहला में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें हमें बताना है परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न हमें देखने को मिल रहा है, ये संख्याएं अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बगल में जो है ये √5 लिखा हुआ है और √5 जो है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो संख्याएं अपरिमेय होती है। हाँ मेरे भाई, अपरिमेय। बात समझ में आया। सेकेंड नंबर जो है उसे हम देखते हैं। सेकेंड नंबर में है 3 + √23 - √23। तो परिमेय संख्या होगी। ये जो संख्या आपको देखने को मिल रहा है ये परिमेय होगा। कैसे? देखिए यहाँ पे है 3 + √23 - √23। फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे 3 + √23 ब्रैकेट बंद -√23। तो यहाँ पे देखिए ये जब ब्रैकेट खुलेगा 3 + √23 - √23 हो जाएगा। तो ये 23 से ये 23 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ओनली 3 बचेगा। और जब भी कोई सिंगल डिजिट बचता है तो उसके नीचे 1 होता है और जैसे ही 1 लिखेंगे तो ये संख्या p/q के रूप में हो जाएगी और जो संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। हाँ, तो ये जो संख्या होगी वो कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी, ये वाला। अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा है 2√7/7√7। तो इसे भी हम थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। ये संख्या जो होगी वो भी परिमेय होगी। कैसे? देखिए 2/7 और इसके बगल में √7 लगा हुआ है और यहाँ पर भी √7 लगा हुआ है। तो देखिए √7 से √7 खत्म हो जाएगा क्योंकि गुना में है, बचेगा सिर्फ क्या? 2 और बट्टे में 7। तो ये संख्या क्या होगी? परिमेय होगी क्योंकि p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो ये संख्या भी होगी क्या? परिमेय संख्याएँ। कौन सी संख्याएँ होंगी? परिमेय संख्याएँ। ये भी समझ आ गया। चलिए अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है 1/√2। तो ये 1/√2 जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये संख्या क्या है? अपरिमेय है। कैसे? क्योंकि कभी भी अगर आप √2 का वर्गमूल निकालने जाएंगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, पॉइंट में आएगा 1.414। इस तरह करके आते रहेंगे और जिसका जो है सो वर्गमूल नहीं निकलता है, पॉइंट में दशमलव के बाद संख्याएँ आती रहती है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या लिखते हैं। अपरिमेय संख्या। बातें क्लियर हो रही है या नहीं सो बताइए आप। पाँचवा प्रश्न है 2 और पाई। तो पाई का मान होता है कितना? 22/7। कितना होता है? 22/7 होता है। 22/7 होता है पाई का मान। जब इसे आप भागा देंगे तो 3 × 7 = 21.3 7 7 × 21, 7 × 7 और फिर हो जाएगा यहाँ पे आपका 7 × 4 = 28 ... आते रहेंगे, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो कौन संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय। बात समझ में आया या नहीं आया? चलिए अगर आ गया हो तो हम चलते हैं सेकंड प्रश्न पे। और अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो हेल्पफुल है मेरे लिए और आने वाले दिनों में भी इस चैनल से आप पढ़ सकते हैं तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सेकेंड प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पे इसमें टोटल 4 प्रश्न दे रखे हैं। हमने इसमें पहला प्रश्न लिया है सबसे पहले। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जब भी ब्रैकेट में हो ऐसे हम करते कैसे हैं, इस 3 को इस 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, 3 दूना 6। फिर यही 3 को हम 2 से गुना करेंगे √2 से तो हो जाएगा +3√2। इसका दोनों के साथ काम हो गया। अब इसका दोनों के साथ काम करवाना है तो यहाँ पे 3 को हम 2 से फिर से मल्टीपल करेंगे तो +2√3। संख्याएं पहली होती हैं और रूट वाली बाद में होती है। फिर इसको हम इससे मल्टीपल करेंगे तो चूँकि दोनों रूट है इसीलिए ये हो जाएगा +√3 दूनी 6। अब हम देखेंगे इसमें कुछ कटने वाला है या जुड़ने वाला है या घटने वाला है। कुछ अगर नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा और अगर कुछ घटेगा छटेगा तो आप उसका काम कर लें। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो कट जाए या फिर घट जाए, तो इसका आंसर जो है सो यही हो जाएगा और ये हो गया आपका पहला का आंसर। दूसरा प्रश्न देखिए इसी का 3 + √3 3 - √3 सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है यहाँ पे। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। हाँ सिर्फ प्लस माइनस का ध्यान मेरे भाई। तो यहाँ पे एक बार प्रश्न हम छाप लेते हैं 3 + √3 3 - √3। इस 3 को इस 3 से मल्टीपल करवाएंगे तो हो जाएगा 3 × 9। इस 3 को हम इससे मल्टीपल करवाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3√3। अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ प्लस होगा या माइनस, बच्चे इसी में कन्फ्यूजन करते हैं। तो इस 3 को हम किससे गुणा किए हैं? इस 3 से, है ना। तो हो गया 3√3। लेकिन यहाँ प्लस होगा या माइनस वो हमें जानना है। तो इसके आगे क्या है? प्लस है
और इसके आगे क्या है, माइनस है। प्लस और माइनस को जब गुना करवाते हैं तो माइनस होता है। बात समझ गए। अब देखिए इसको और हम इसको गुना करवाएंगे, फिर इसको तो 3 को 3 से √3 को 3 से गुना करवाएंगे तो हो जाएगा 3 √3 हो जाएगा। संख्याएं पहले होती है, मैंने अभी आपको बताया है। अब देखिए यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा वो हम देखते हैं। तो इसको और इसको मल्टीपल करवाए हैं तो इसके आगे क्या है, प्लस है, इसके आगे क्या है, प्लस है। प्लस प्लस जब मल्टीपल होता है तो प्लस ही होता है। अब इसको हम इसके साथ गुना करवाएंगे तो √3 को अगर √3 से गुना करवाएंगे तो संख्याएं सेम होती हैं, रूट हट जाती हैं। हाँ। अब देखिए यहाँ प्लस होगा या माइनस वो हम देखेंगे। तो किसको किसको गुना करवाए हैं हम इसको और इसको गुना करवाए हैं। तो इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है। तो प्लस और माइनस जब गुना होता है तो माइनस होता है मेरे भाई। अब देखो ये 9th का 9th और ये जो 3√3 दिख रहा है ये माइनस में है और ये 3√3 प्लस में है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए -3 का -3, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 9 रुपये में 3 रुपये आप गुपचुप खा गए, कितने रुपये बचे, 6 रुपये। बात समझ में आई, 6 इसका जो है सो परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरा प्रश्न पे, नोट करते चले। प्रश्न है √5 + √2 का होल स्क्वायर। इस प्रश्न को करने के लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, a + b का होल स्क्वायर आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उसी के लिए ये वीडियो है मेरे भाई। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये फार्मूला नहीं आता है तो आप इसे याद कर लीजिए, बहुत ही बेनिफिट होने वाली है एकदम अगली कक्षा तक। तो यहाँ पर देखिए फार्मूले का हाल कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे क्वेश्चन का हाल जो है सो फार्मूले के जैसा है। यहाँ पे a के स्थान पे 5 है और b के स्थान पे √2 है। तो सेम इसी के बेसिस पे हम तोड़ देंगे, हमारा आंसर हमारे हाथ में होगा। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर मानिए इसको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, a² + b² + 2ab लिखेंगे। तो यहाँ पे a के स्थान पे 5 है तो √5 लिखेंगे। तो हो जाएगा a² + b², इसे भी हम लिखेंगे स्क्वायर, + 2ab। तो ये रहा 2 और गुना a कितना है, a है √5 लिख देंगे। b कितना है, √2। यहाँ जो ये जो हम दशमलव दे रहे हैं इसको, इसका मतलब क्या समझिएगा, गुना समझना है, ठीक है। तो ये हो गया, इसके फॉर्म में टूट चुका है। अब देखो यहाँ क्या है, स्क्वायर है, 5 √5 का स्क्वायर मतलब √5 गुना √5। तो √5 गुना √5 जब भी होगा तो वो सिर्फ 5 ही बचेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जब भी सेम संख्याएं रूट वाली गुना होती हैं तो रूट हट जाती है और वही संख्याएं आ जाती हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, √2 गुना √2, ये प्लस का प्लस, और देखिए ये 2 का 2 ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 5 2 7, प्लस का प्लस 2√10। अब देखेंगे ये इससे आगे नहीं बढ़ेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन का हल हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न हम देखते हैं इसका, प्रश्न चौथा। यह प्रश्न और भी आसान है, आइए हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करो, गुना करो। √5 को √5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा, और इस √5 को इस √2 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस √10 हो जाएगा, ठीक। अब इसका काम ये दोनों के साथ हो चुका है, अब इसका काम ये दोनों के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम √2 को √5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √10। अब चूंकि इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है तो प्लस माइनस का जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। संख्याएं जब भी गुना होती है तो उसके आगे वाला चिन्ह भी गुना होता है। हाँ, अब देखिए इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ, तो 2 को 2 से गुना करेंगे, वो भी रूट वाला, √2 गुना √2। तो क्या बोले थे, जब भी सेम संख्याएं हो और रूट लगा हो तो वो रूट हट जाता है, संख्याएं बचती हैं सिर्फ। अब देखिए इस रूट के आगे माइनस, इस रूट के आगे प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का √10 माइनस का √10 खत्म, बचा क्या, 5 - 2 बचा। तो क्या करेंगे, 5 में 2 जाएगा तो हमारे पास 3 आएगा, और यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो ये 4 प्रश्न हो चुके हैं पूरे कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे क्या बोला है, पाई अपरिमेय है, लेकिन इसका क्या है, अंतर्विरोध करता है। मतलब ये कन्फर्म नहीं है कि पाई जो है सो एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं आपको बता दूँ, पाई जो है ना, जिसका मान 22/7 होता है, ये एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और ये भी P/Q के रूप में ही है। लेकिन जब हम इसे भागा करेंगे
तो पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद संख्याएं क्या होंगी, आती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी। इसीलिए हम इसे पूरा फिक्स नहीं लिख सकते हैं। ये जो पाई का मान 22/7 आप देख रहे हैं, ये पाई का फिक्स मान नहीं है, ये लगभग में ऐसा निकाला गया है। अगर पाई का मान निकालेंगे पूरा प्रॉपरली तो इतनी मोटी एक किताब भर जाएगी सिर्फ पाई के मान से। तो ये फिक्स मान नहीं है पाई का, ये लगभग मान है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो पाई जो है इसका मान कितना है, 22/7। तो 22 या फिर 7 कहीं ना कहीं ये एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 22/7 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। और आप जानते हैं पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पाई बराबर क्या है, C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें हमको सिर्फ दिखाना है कि ये अंतर्विरोध जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत। तो वो गलत अंतर्विरोध कर रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका जो हल होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। चूँकि पाई बराबर C/D, इसीलिए पाई बराबर 22/7 हम लिख दिए हैं यहाँ पे। अब हमें थोड़ा सा और लिखना है। क्या लिखना है, देखिए, C और D में कोई एक संख्या अपरिमेय है, इसीलिए C/D भी अपरिमेय संख्या होगी। सिंपल सी बात। C और D कहने का मतलब 22 या 7। 22 या 7 में हम पूरा जानते हैं ये पूरा अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे 22 या फिर 7, कोई जो है सो अपरिमेय है, इसलिए 22/7 अपरिमेय होगा। इसको एक रीज़न चाहिए जो कि हमने यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे 22/7 नहीं था पाई का मान, यहाँ C/D है, तो यहाँ C और D लिखेंगे। कोई परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये C/D भी एक अपरिमेय संख्या होगी। बात के लिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए या दर्शाइए। तो यह क्वेश्चन को करने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। मैं यहाँ पे आपको एक अच्छा तरीका बताने वाला हूँ जिसे आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। शॉर्ट तरीका है जिसमें हमें एक चांदे की सहायता से करनी होगी और एक स्केल की सहायता से करनी होगी, जो शॉर्ट तरीका है बेहद। और एक आप प्रकार ले लें और मेरे साथ ही करते जाएं, ठीक है, या फिर पूरा आप देख लीजिए उसके बाद कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 9.3 है, तो यहाँ पे एक 9.3 का एक रेखा खींच लेंगे। √3 को आप भूल जाइए, रूट को आप भूल जाइए, 9.3 देखिए। तो 9.3 है हमारे पास, तो हम एक रेखा खींच लेंगे 9.3 सेंटीमीटर का, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट लेना है, ना एक ज़्यादा ना एक कम। यहाँ पे हम खींच लेते हैं एक रेखा 9.3, ध्यान रहे 9.3 ही लेना है हमें। तो यहाँ तक 9, 1, 2, 3, थोड़ा सा मैं इसे और बढ़ा देता हूँ ताकि 9.3 हो जाए। यहाँ पे 9.3 हो गया। इसे हम बिंदु दे देंगे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसे हम कुछ नाम दे देंगे। इसे नाम दे देता हूँ मैं A और इसे नाम दे देता हूँ B। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर एक रेखा ले लेनी है बढ़ा के, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं बढ़ा लेता हूँ, थोड़ी सी रेखा को मैं यहाँ बढ़ा लेता हूँ और इसे मैं दूसरे पेन से करता हूँ ताकि आपको ये पता चले 1 सेंटीमीटर लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेना है। और इसे भी हम नाम दे देते हैं, इस बिंदु का नाम दे देते हैं C। अगला जो स्टेप होगा हमारा, ये इस लाइन को होगा बीच में इसे काटना है, इसका बीचों बीच का पता लगाना है। तो बीचों बीच का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रकाल की सहायता से हम करते हैं। जैसे प्रकाल को आप जितनी मर्जी उतनी खोल लें, शर्त यह है कि इधर जितनी खोल के रखेंगे उधर भी इतना ही खोल के रखेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रहे, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इससे इस लाइन के आधे से ज़्यादा खोलना है, बीच से आधे से ज़्यादा, कुछ इस प्रकार से। इतना खोलने के बाद एक चाप हम ऊपर लगाएंगे और एक चाप हम नीचे लगाएंगे, कुछ इस प्रकार से। और यही खुले हुए भाग से हम इधर लाएंगे और बिंदु A पे रखेंगे। पहले हमने C पे रखा, फिर हम A पे रखेंगे। एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे, जिस प्रकार पहला प्रोसेस हमने किया था। और ये हो गया नीचे। तो यहाँ पे देखिए जो कटने वाला रहेगा यहाँ पे आपको दिख नहीं रही है, यहाँ पे मैं एक चाप नीचे लगा देता हूँ और एक चाप सेम वहीं पे रखेंगे C पे और A पे, क्योंकि हमको C और A का करना है। तो देखिए दोनों पे जहाँ कटा हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केल को रखेंगे और ऊपर वाले और नीचे वाले को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पे जो लाइन कटेगी वही इस लाइन का A और C का मध्य भाग होगा, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो मध्य का भाग जो है सो निकल चुका है। अब अगला स्टेप हम देखेंगे, प्रकाल को आप खोलेंगे और यहाँ मध्य बिंदु पे रखेंगे। इस मध्य बिंदु का हम नाम दे देते हैं O पे प्रकाल की नोक को रखेंगे और यहाँ पे जो पेन की नींव है हमारी A पे से मिला लेंगे और इधर C से मिला लेंगे। इतना मिलाने के बाद हमें यहाँ पे एक चांद की रचना करनी है, कुछ इस प्रकार से। जैसे हम यहाँ पे एक रचना करेंगे, हमारी एक पूरी चांद बन के तैयार हो जाएगी। इतना करने के बाद अगले स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो B पॉइंट लगाए हैं यहाँ पे, इसे हमें ऊपर की ओर खींचना है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री को करने के लिए हमें D की आवश्यकता होगी, जिसे हम लोग चांद भी बोलते हैं, चांद। तो यहाँ पे हम कुछ इसे इस प्रकार से रखेंगे
चांद रखने के लिए आप सभी को आता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता तो यहाँ पे सीखिए। जब भी 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है तो हम उसे बिंदु पे सेंटर पे रखते हैं और ये वाली लाइन 90 डिग्री का है तो इसे हम देखेंगे और यहाँ पे एक 90 पे पॉइंट लगाएंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो सेंटर है पूरा का पूरा 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे हम स्केल को रखेंगे और इसे आपस में मिला देंगे। मिलाते समय ध्यान रहे हमें उस बिंदु तक नहीं जाने हैं, हमें इस डी तक ही जाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। मिलने के बाद हमें इसे नाम दे देना है, तो इसे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। इसे नाम दे देता हूँ मैं डी, तो यहाँ पे डी हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन आपको दिख रही है एसी वाला, ये आप अपने मन से इसे हमें खींचना है। आप कितना भी इसे खींच सकते हैं, तो मैं यहाँ पे खींच देता हूँ। एक बात का ध्यान रहे, पहले नहीं खींचना है, इतना बना लेना है उसके बाद ही खींचना है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से आगे की ओर ले चलता हूँ। आगे की ओर आप कितना भी ले सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक नहीं है। इतना करने के बाद हमने क्या करना है, प्रकाल की नोक को खोलना है और एक नोक रखेंगे बी पे और एक नोक रखेंगे डी पे, बिंदु डी पे। और बिंदु डी पे रखने के बाद क्या करेंगे, एक हम इस प्रकार से एक रचना करेंगे। यहाँ से हो गई, यहाँ पे हम इसे नाम दे देते हैं बिंदु ई। ये हो गया बिंदु ई हमारा। जैसे ही आप इतना कंप्लीट करते हैं तो ये जो आपको दिख रही है बी से ई तक, ये प्रोसेस होती है 9.3 जो कि रूट के अंदर होती है। तो ये हमारा जो निकल के आया है हमारे पास बी और ई जो हमारे पास निकल कर आई है वो आ गई है 9.3, वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर। तो ये हमारा हो गया क्या आंसर। हमें यहीं पे बताना था कि हमारा जो रूट 9 है 9.3 वो किस प्रकार से होगा संख्या रेखा के ऊपर। तो यहाँ बी और ई जो है 9√3 है पॉइंट में, और ये हमारा जो बी डी है ये भी सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है। तो यही प्रोसेस था कुल मिला के संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करने का। आशा करते ये चीज़ आपको समझ आया होगा। हमें पता है एक बार में पूरा आपको समझ नहीं आया है, अगर आ गई है तो अच्छी बात है, और नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगी। अब हम देखते हैं इसका लास्ट प्रश्न जो कि है 5 नंबर क्वेश्चन, और एग्जाम की दृष्टि से वह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप उसे ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। ये हर परिमेयकरण होते क्या है, आइए हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आपसे धड़ल्ले से हो जाएगी, सारे के सारे प्रश्न आप खुद से हल करेंगे। हाँ मेरे भाई, खुद से हल करेंगे आप। देखिए हर परिमेयकरण क्या होता है, सबसे पहले जो संख्याएं बटा के रूप में होती हैं उसे हम लोग दो भाग में बोलते हैं। क्या, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। आप में से हर किसी को पता होगा, अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए। अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना है, हमें कुछ करने का प्रोसेस नहीं है। आइए हम इसे क्वेश्चन को हल करते चलते हैं और सीखते भी चलते हैं। इस प्रश्न में हमें टोटल 4 प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें से हमने सबसे पहले को लिया है और यहाँ पे है 1/√7। इसका हमें हर परिमेयकरण करना है। तो जो भी संख्याएं रहेंगी हम उसे एक बार लिख लेंगे और यहाँ पे हेडिंग देंगे 1/√7 का हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने पर। अब देखिए फिर से हम यही संख्याएं सेम लिखेंगे यहाँ पे √7। जो भी संख्या हर में रहेगी मतलब नीचे रहेगी उसी को गुना कर देना है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। ऐसा करते क्यों है, क्योंकि मैथ को जब भी आप हल करेंगे तो बट्टे में रूट कभी नहीं होता है। मैथ का रूल ये कहता है कि बट्टा में कभी भी रूट रहे तो उसे आपको हटाना ही है। क्यों, क्योंकि रूट जो है सो बट्टा में कभी नहीं रहता है। तो सेम जो है सो नीचे रहेंगी, वही हमें ऊपर और नीचे दोनों में गुना करने हैं। तो यहाँ नीचे कितने हैं, हर में कितने हैं, √7। तो यहाँ पे हमने √7 से गुना कर दिया। अब देखिए √7 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितने आएंगे, √7, और बट्टे में क्या होगा, √7 गुना √7। जब भी रूट और रूट गुना होती है तो संख्याएं वही बचती हैं जो अंदर में होती है। इस बात को आप नोट करें। रूट जब भी गुना होगा और संख्या सेम रहेगी तो केवल वही संख्या होगी जो सेम संख्या है। अगर अलग अलग संख्या रहेंगी तो फिर वो मल्टीपल होंगी, लेकिन जब संख्याएं सेम हो और रूट हो तो सेम संख्याएं निकल कर आ जाती है। यही हमारा हो गया क्या, आंसर। तो पहला का आंसर हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं दूसरा आप देख लीजिए, बाकी तीसरा और चौथा आप खुद भी बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 3 + √3, 3 - √3। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसे हल करेंगे।
जिसमें सबसे पहले एक बार हम क्वेश्चन को ही राइट कर देंगे और राइट करने के बाद हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास 1/√7 माइनस √6, तो इसे कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग देंगे 1/√7 माइनस √6 का हर परिमेकरण करने पर। इतना करने के बाद हमें सबसे पहले ये देखना है कि पहले वाले क्वेश्चन में जो था सिंगल डिजिट था, केवल √7 था। यहाँ पे √7 के साथ साथ माइनस √6 भी है, तो ये आसान है, इसमें करना कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी नीचे में है उसे ऊपर लिखना है गुणा के फॉर्म में। शर्तें क्या है, अगर बीच में माइनस हो तो प्लस कर देना है और प्लस हो तो माइनस कर देना है, इतना ही चेंजिंग रखते हैं और कुछ भी नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा और नीचे जो है सो वही रहेगा √7 माइनस √6। अब देखिए गुना करना है, तो जो भी नीचे रहती है, जो भी हर में रहती है उसका परिमेकरण करते हैं। परिमेकरण करने की प्रक्रिया यही है, जो नीचे है उसे गुना के फॉर्म में लिख दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। जब भी यहाँ प्लस और माइनस का फंडा आता हो तो माइनस को प्लस कर देते हैं और प्लस को माइनस कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देना है। और यहाँ पे कितना, सेम वही वाली चीज़ें प्लस √6, ताकि ये दोनों कट के फिर से वही चीज़ें बचे। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऊपर तक काम आएगी। हम इसे ब्रैकेट से घेर देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें डबल संख्याएं हैं। अब हम चलते हैं आगे इसके। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 1 जो है सो इससे गुना होगा, तो जब गुना करेंगे तो 1 को किसी भी से गुना करेंगे वही होता है। तो यहाँ पे कितना है, √7 प्लस √6, तो ये वही का वही रह जाएगा। और नीचे क्या होगा वो हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि गुना है डबल वाला, तो यहाँ पे ये जो 7 है इसके साथ गुना होगा। तो यहाँ पे √7 को गुना करेंगे √7 से, तो कितना बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा। और ये √7 होगा √6 से गुना, तो 7 छक क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और चूंकि दोनों में रूट है इसलिए इसमें भी रूट हो जाएगा। अब यहाँ प्लस होगा या माइनस वो देखिए, तो √7 और √6 को गुना किए हैं, तो √7 के आगे क्या है प्लस और √6 के आगे भी क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखो √6 को गुना करेंगे √7 से, तो सेम वही प्रोसेस क्या हो जाएगा 42। अब चूँकि दोनों में रूट है इसलिए इस पर भी हम रूट चढ़ा देंगे। अब यहाँ देखिए किसको किसको गुना किए थे, √6 और √7 को, तो यहाँ पे चिन्ह क्या होगा वो हम देख रहे हैं। तो √7 के आगे प्लस है और √6 के आगे माइनस है। जब भी माइनस प्लस गुना होता है तो माइनस होता है। हाँ, अब देखिए √6 को इससे गुना करवा दिए, अब √6 को हम इससे गुना करवाएंगे। तो √6 को √6 से गुना कराएंगे तो कितना बचेगा, केवल √6 बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब यहाँ पे ऊपर जो है सो ज्यों का त्यों लिखेंगे √7 प्लस √6, और यहाँ पे क्या है √42 प्लस और √42 माइनस कट जाएगा, यहाँ पे बचेंगे 7 माइनस 6। ठीक है भैया, ठीक है। तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। अब 7 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और 1 का नीचे वैल्यू नहीं है इसलिए यही आपका हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न भी दूसरे के जैसा है, इसमें सिर्फ हुआ क्या है कि डिजिट्स के जगह डिजिट्स बदल चुके हैं और ऋणात्मक चिन्ह के जगह धनात्मक चिन्ह आ चुके हैं। तो इसे भी हम हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देंगे 1/√5 प्लस √2 का हर परिमेकरण करने पर। चलिए अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, जो नीचे है उसी को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, एकदम सेम टू सेम। सिर्फ बदलाव किस में होगा, चिन्ह में, है ना। अगर चिन्ह प्लस का हो तो माइनस हो जाएगा और माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो का त्यों लिख दिया। गुना में लिखेंगे सेम, ये नीचे जो है सो ही लिखेंगे गुना में हम। तो √5 यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे प्लस है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 जो कि रूट में है। अब सेम यही वाला हम नीचे भी उतार देंगे। यही है हर परिमेकरण का नियम, आपको आधा से ज़्यादा पकड़ में तो आ ही गया होगा। ब्रैकेट से घेर देते हैं, डबल डिजिट है इसलिए इसे हम ब्रैकेट से घेर दिए। अब देखिए 1 को इससे हम मल्टीपल करेंगे तो यही चीज़ें रह जाएंगी, √5 माइनस √2। चलिए अब नीचे वाले को क्या कर देना, गुना करवा देना। तो सबसे पहले √5 को √5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,
केवल 5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए सेम संख्या है और रूट में है, और जब भी हम आपको बताए हैं कि जब भी रूट को गुना होता है तो वही संख्याएं होती जो नीचे में सेम रहे। प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, √5 को इससे गुना कर दिए, अब √5 को फिर हम इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब चूँकि दोनों में रूट है इसलिए इसमें भी रूट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस होगा या माइनस, तो इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो इस √2 को इस √5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, लेकिन इसमें भी √2 है, इसमें भी रूट है और इसमें भी रूट है, तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट। अब देखिए इसके आगे प्लस और इसके आगे भी प्लस, तो प्लस प्लस जब गुना होता है तो प्लस ही होता है। अब इस √2 को हम इस रूट से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम संख्याएं हैं। और यहाँ पे क्या है, इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, √10 और √10 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस, तो जो बचे उसे हम लिख देंगे। तो ऊपर बचा है √5 माइनस √2 और नीचे बचे हैं हमारे पास 5 माइनस 2, तो यहाँ पे 5 माइनस 2 कर देंगे। अगला स्टेप में हम देखेंगे √5 माइनस √2 और बटे में हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 में 2 रुपये आप चॉकलेट खा गए तो 3 रुपये बचा। हाँ मेरे भाई, ये हो गया आपका आंसर। वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कर लीजिए और चौथा प्रश्न खुद से बना के देखिए और उसके बाद ये हल देखिएगा। चलिए चौथे प्रश्न पे, 1/√7 माइनस 2 थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग देंगे 1/√7 माइनस 2 का हर परिमेयकरण करने पर। चलो अब देखिए यहाँ पे तो सेम संख्याएं उतर जाएंगी, सेम के सेम, √7 माइनस 2, और यहाँ पे क्या होगा, गुना हो जाएगा यही वाला सेम, तो यहाँ नीचे में क्या है, √7 माइनस 2 है, ऊपर नीचे सेम संख्याएं गुना कर देंगे हम, तो यहाँ पे है √7, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा और 2, और नीचे भी वही संख्याएं रहेंगी सेम के सेम, 7 प्लस 2, ब्रैकेट से घेर देंगे, डबल डिजिट है इसीलिए। अब इसे हम गुना कराएंगे तो संख्याएं सेम रह जाएंगी, √7 प्लस 2, और बटे में क्या हो जाएगा वो तो हमें गुना करके देखना पड़ेगा। √7 को √7 से गुना करेंगे तो केवल 7 होगा, इस √7 को हम इस 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√7। अब इस √2 को इस √7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2√7। ये प्लस माइनस कैसे आ रहे हैं उसे आप ध्यान में रखेंगे। अब इस 2 को हम इस 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसके आगे प्लस होगा या माइनस वो देखिए, तो 2 के आगे प्लस है और इस 2 के आगे माइनस है, तो चिन्ह भी गुना होते हैं, ठीक है। तो माइनस और प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, ऊपर बच गया √7 प्लस 2 और नीचे बच गया हमारे पास 7 माइनस 4, इतने बचे। अब अगला स्टेप में क्या होगा, √7 प्लस 2 और बट्टा में क्या, 7 रुपये में 4 रुपये आप गुपचुप खा गए, के रुपये बचा रे, 3 रुपये बचा सर, तो यही हो गया आंसर सर। क्या देख रहे हैं आप, वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अरे रुको जरा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो मेरे भाई, आप ना भूल जाते हो।